बचपन में आपके कोई दोस्त वगैरह हो कभी शरारत का मूड हुआ हो, पिताजी नाराज हुए हो, ऐसा कोई किस्सा आपकी जिंदगी में? कभी दोस्तों का जिक्र नहीं हुआ? आजकल जो माई फ्रेंड होता है वैसा नहीं था। उससे ज्यादा लोग माई फैमिली ही समझते थे उस टाइम पे। दो चीजें मैंने ठान ली थी, एक तो मित्र और पत्नी हम्म, तुमसे होशियार होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये नया फॉर्मूला है। हाँ, नहीं आप देखना। हम्म, हम्म? मित्र और पत्नी। पत्नी और मित्र हम्म, अगर तुमसे होशियार हुए हम्म, तो तुम बच सकते हो, अच्छा। क्योंकि शादी के बाद पत्नी हम्म, और पढ़ाई के दरमियान खास करके मित्र अगर वो तुमसे होशियार है, हम्म, यानी तुमको जो मटेरियल मिलेगा या तुमको जो भी सलाह सूचन मिलेंगे वो ऑलरेडी होशियार है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर तुमसे कम होशियार लोगों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा ग्राफ कैलिबर नीचे। नीचे हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें जिंदगी की, जहां हम उपलब्धियों से आगे बढ़कर इंसान की कहानी सुनते हैं। आज हमारे साथ है संगीत की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, एक सशक्त संगीतकार, गायक, संगीत निर्देशक और साथ ही ज्ञान और अनुशासन की दुनिया से जुड़े एक प्रोफेसर। पिछले 50 सालों से अपनी अनूठी गायकी शैली से लोगों के दिलों को छूने वाले श्री रवीन नायक जी, ऑल इंडिया रेडियो के ग्रेड ए अप्रूव्ड सिंगर, रेमा पानी स्वर सर्जन जैसे प्रोफेशनल म्यूजिक ग्रुप के संस्थापक, वडोदरा स्टाइल गरबा के पायोनियर और दुनिया के कई देशों में अपनी कला का परचम लहराने वाले कलाकार। लेकिन आज हम अवार्ड्स, टूर्स, अचीवमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस बच्चे की जिसने पहली बार सुर सुना होगा, उस नौजवान की जिसने शायद कभी अपने दिल की धड़कन को संगीत में बदला होगा, और उस इंसान की जो आज भी सुरों में जिंदगी खोजता है। रवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम आता था, उसमें एंकर थोड़ा डरावना लगता था। उसका एक डायलॉग था, अगर मैं उसे रवीन नायक पर आजमाऊं कि ध्यान से देखिए इस चेहरे को जो बहुत गंभीर सा दिखता है, लेकिन ये सच नहीं है। रवीन नायक बड़े हाजिर जवाब हैं और उनकी यह हाजिर जवाबी आपके चेहरे पर मुस्कान भर देती है। हुआ यूं कि मेरी टीम के सदस्य ने रवीन जी को कॉल किया कि आपसे गुजारिश है कि आज आप हमारे कार्यक्रम में तशरीफ़ लाइए। उन्होंने फट से जवाब दिया कि मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगा, जैसा हूँ वैसे आऊँगा। बोलो मंजूर है, आ जाता हूँ। तो आप दिखते गंभीर हैं, लेकिन इतनी हाजिर जवाबी है आपकी कि लोगों को लाजवाब कर देती है। तो उसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन थे घर में, और कैसा था आपका बचपन? मैं ऐसा हूं जो वो कैसे हूं तो पता नहीं चलता, वो तो बनाने वाला कोई और है। राइट। लेकिन किस लिए हूं ये थोड़ा ढूंढने की कोशिश की, और यही आज भी मैं कर रहा हूं कि हम किस लिए हैं, और अगर किसी चीज़ के लिए हैं तो हम उसको उस तरह कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या वो करने के लिए क्या किया जाए। मैं तो अगले जन्म से ही गाता था, और जब पैदा हुआ तो शायद मैंने गाया ही होगा, लेकिन लोग समझ बैठे कि ये रो रहा है। तो इस तरह से कई चीज़ें आपके जीवन में ऐसी जुड़ी हुई होती हैं जो आपके ही अंदर होने के बावजूद आपको ये एहसास होता ही है कि वो आपके हिसाब से नहीं है जी। और किसी शक्ति ने, लोग इसे ईश्वर कहें, कुदरत कहें, विज्ञान कहें, जो भी कहें, लेकिन ऐसी कोई शक्ति है या कोई ऐसा ऑलमाइटी पावर है जिनको ये ज़रूरी लगा कि ये हमें करना है या ये हमें करना पड़ेगा। शेक्सपियर ने जैसा कहा था कि हम नाट्य के कैरेक्टर हैं जीवन में, और हमें वो ही रोल अदा करना पड़ता है जो रोल हमें दिया गया है।
जी। ना तो हम रोल बदल पाते हैं, राइट। ना तो उसकी अवधि, ना तो उसके जो जो मायने हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो कब से मैं गाता था वो तो जवाब मुझे ही मिला उस टाइम पे। वो प्रश्न मैंने पूछा अपने आप को एक बार कि मैं क्यों गाता हूँ। तो एक तो जवाब वो मिला कि किसी ने सौंपा है, बिल्कुल, लेकिन मैं उसके बगैर क्यों नहीं रह पाता। वेरी ट्रू। तो वो सोच मुझे वहाँ तक लेके आई कि ये ही एक चीज़ है जो मुझे कंप्लीट फील कराती है। जी। आप कमाते हैं, जीवन गुजारा करते हैं अच्छी तरह, आपकी फैमिली होती है, सभी सगे संबंधी है, घर पे भी बच्चे बीबी भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है जो आपको कंप्लीटनेस की तरफ ले जाती है और आप हमेशा ही उसके पीछे दौड़ते हैं, जूझते हैं, कभी कभी पागलों की तरह उसके बगैर नहीं रह सकते, जैसे एक एडिक्शन होता है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा एहसास हो रहा है इतनी जिंदगी गुजारने के बाद कि जो जो बड़े बड़े कलाकार या बौद्धिक या विज्ञानी हो गए, उन सब में ये एक ललक थी। जी। और जिसको आम प्रजा, आम लोग जो अगेन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कौन से प्रदेश की है। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं तो अक्सर लोग ये मानते हैं कि ये धुनी है, ये पागल है, या ये आधा पागल है, या ये इतना बड़ा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है, इसको गाने की क्या जरूरत है। सही। तो उनको समझाना नामुमकिन है, लेकिन मैंने सोचा कि खुद को समझाना मुमकिन है। ट्रू। लोगों को समझाना मुमकिन हो न हो, वो प्रयत्न करते हैं, पर खुद को समझाना वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप ये समझा पाए कि नफीस खान तुम्हें ये काम करना ही है, तभी आप कर पाएंगे जी। ना कि किसी ने आपको टारगेट दिया। वो टारगेट वाला काम होगा, वो सरफेस पे होगा, वेरी ट्रू। एक नियम के अधीन या एक ज़रूरत के हिसाब से होगा, लेकिन उसका जो कोर है वो अगर आप समझ गए, फिर वो आसान हो जाता है। फिर आपको ये ताज्जुब कभी नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो वहीं से एक चलता रहा और एक नाम मैं खास करके आज कहूँगा, क्योंकि मेरे जो गुरुजन हैं उनकी तो कृपा है ही, प्यार भी है, और बेटे की तरह उन्होंने मुझे दिया तभी मुझे मिला है। ये बात तो सभी कलाकार कहते हैं, लेकिन कई ऐसे गुप्त रूप से आपके जीवन में काम करने वाले कला के बारे में भी होते हैं, जिनका नाम आप गुरु की हैसियत से नहीं लेते, लेकिन वो एक ऐसा सपोर्ट है, जैसे कोई चारपाई है, उसका एक पहिया न हो तो वो शायद डिगमिगाएगा। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वो एक गुजराती मीडियम स्कूल, बड़ौदा की बहुत जानी मानी स्कूल है, जीवन साधना, जो ऐसे विस्तार में बनाई थी वो ट्रस्टियों ने कि गरीब से गरीब लड़का वहाँ पढ़ने आ पाए। तो उसमें जो हमारे प्रिंसिपल थे, जो ट्रस्टी भी थे, अरुणा बहन नाडकर्णी उनकी सरनेम थी। फिर बाद में वो शादी के बाद अरुणा बहन मेहता हुई, और हमारे जो गुजरात के नाणा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उनके पति देव थे, सनत मेहता जी। पर अरुणा बहन खुद मराठी भाषी, नाडकर्णी सरनेम, तो उनको संगीत का बहुत शौक था और वो संगीत बाकायदा सीखी थी। अच्छा। मधुसूदन जोशी मास्टर करके म्यूजिक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे उनसे जी। और उनको ये था, जब मैं स्कूल में था तो चलो कभी कोई असेंबली में कौन गाएगा, चलो किसी को गाना है, ऐसा कभी टाइम पास करने के लिए करते थे कि जो वक्त आने वाले थे उसको
देर हो गई तो तब तक बच्चों को थोड़ा, जैसे आजकल हाँ पॉलिटिकल मीटिंग्स में आजकल करते हैं ना कि समझो कोई नेता अभी नहीं आया है तो चलो इसको खड़ा करके 2-4 गाने गा लिए या कोई जोक्स कर दिए, तो उस हिसाब से सबको बिजी रखेंगे। तो पूछते थे चलो किसको गाना है, तो तब तो हम लोग ऐसे हाफ पैंट पहनते थे सभी लोग, तो ऐसे ही पकड़ के मैं गाऊंगा ऐसा करके। तो उनको लगा कि ये लड़का अच्छा गाता है या अच्छा गाएगा, या जो भी, उनको मेरे से इतना प्रेम हुआ कि जब तक मैं स्कूल में था तो तब तक वो एकदम ही मुझे बहुत ही प्रेम से मैं गाऊं इसके लिए वो हमेशा मुझे प्रमोट करते रहे। तब से एक विचार आया कि ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। उस टाइम पे तो मज़ा ही समझ में आता था, तो और कुछ नहीं। तो गाना घर में था नहीं, लेकिन सुनते थे। आपको जान के खुशी होगी ये बात कि मेरे पिताजी अमेरिका गए थे, उनको यानी यहाँ से डेप्यूटेशन पे भेजा था यूनिवर्सिटी में, बिकॉज ही वॉज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंस, और उस टाइम पे वो पीएचडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उनके जो गाइड थे वो उस टाइम के हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बाद में रहे, प्रोफेसर सेठना साहब। तो उनको एक इनविटेशन आया अमेरिका से। तो उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे कैंसर की दवाई खोजने का एक अभियान तब से चालू है, अभी भी चालू है। तो उस टाइम पे कैंसर रिसर्च वहाँ जो होता था उसमें सेठना साहब को जाना था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की कई और जवाबदारियों के कारण वो नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी को वहाँ डेप्यूट किया। तो शिप में गए थे, वापस जब आए तो 1-1.25 साल के बाद वापस आ गए। और वो बताते थे कभी, मैं आज ये बता रहा हूँ पहली बार, मेरे बेटे को मैंने बताया था यह कि मैं उस टाइम पे 1-1.5 साल का था और इतना बीमार था कि डॉक्टर ने बोला कि इसके जो रिश्तेदार हैं उनको बुला लो, ऐसा। तो उसके कारण और भी थोड़े सोशल कारण थे, तो वो अचानक वहाँ 1-1.25 साल का काम करके छोड़ के आ गए। उन्होंने बताया था कि जब वो उतरे थे शिप से वहाँ न्यूयॉर्क में, तो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिस से कोई अधिकारी फूल लेके उनका स्वागत करने आए थे। अच्छा। इसलिए नहीं कि वो विज्ञानी थे, इसलिए कि उस टाइम पे जब कोई भी अमेरिका जाता था तो इमिग्रेशन वाले उनको स्वागत करने के लिए जाते थे। यानी उनको इतनी ज़रूरत थी बाहर के लोगों की कि वीज़ा तो छोड़िए, एकदम आसानी से मिलता था, लेकिन वो आपकी आगता स्वागता करेंगे, गुजराती में जिसको बोलते हैं, स्वागत करेंगे कि आप आए अमेरिका में, बहुत अच्छा किया। पूरी बात का ये जो निचोड़ है वो है कि उस टाइम पे वो जब आए थे तो एक जर्मनी का ग्रंडिक कंपनी का, बहुत फेमस है ग्रंडिक आज भी, उसका एक टेप रिकॉर्डर लेके आए थे। ओके। जो रिकॉर्ड बजाते हैं वो, जो बजती है पिन से, वो ग्रामोफोन कहते थे। तो रिकॉर्ड जब बनती है तो उसकी जो मास्टर बनती है वो फोनोग्राम पे बनती है, बनती थी और अभी बनने लगी है। इसलिए मैं आपको ये बात थोड़ी विस्तार से कह रहा हूँ। अभी अभी मैंने ये पढ़ा और मैंने देखा भी, अमेरिका गया था, कि जो कई नए एल्बम वेस्टर्न म्यूज़िक के पॉप एल्बम, वो अभी दोबारा वो विनाइल डिस्क पे, अच्छा, जिसको हम एलपी बोलते थे, डिस्क बोलते थे, और उसको डिस्क बोलते थे इसीलिए कंप्यूटर पे वो सीडी को हमने कॉम्पैक्ट डिस्क बोला। तो डिस्क वर्ड एक्चुअली ओरिजिनल ऑडियो से आया हुआ है। तो वो हो, फिर वो लाख वाली एक जो रिकॉर्ड आती थी पुरानी जो 78 रिवॉल्यूशंस पर मिनट बजती थी, तो वो जैसे हिज मास्टर्स वॉइस वाला जो एक डॉग वाला, जिसको गुजराती में भूंगड़ा बोलते हैं,
तो उसी से मैग्नीफाई होके साउंड आता था, वो पिन बत्ती थी, तो वो भी मेरे पास है। अच्छा। तो वहाँ से लेके फिर ऑडियो इंजीनियरिंग में और ऑडियो फैसिलिटीज़ में क्या क्या इंजीनियरिंग चीज़ें आई, वो सभी मैंने इकट्ठा किया। डिस्क आई, जब एलपी आई जो पिन से चलती थी, फिर उसके बाद ये टेप रिकॉर्डर आया जो मेरे पापा उस टाइम पे लेके आए। उस टाइम पे नया नया लोगों को भी मिलना शुरू हुआ था और बेसिकली जर्मनी वाले ही ये सब बनाते थे। आज की तारीख में भी जो सबसे अच्छे ऑडियो इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे नागरा, आपको अगर मालूम है तो नागरा कुडेल्स्की, वो भी स्विट्ज़रलैंड का है जी। तो सब यूरोप में ये आज भी उनका मोनोपोली है और काफ़ी रिसर्च वो लोग करते हैं। तो ग्रैंडिग जर्मन था, फिलिप्स भी हॉलैंड का था, तो वो लेके आए थे और उसका एक ही मकसद था। एक तो साथ में माइक भी आता था, तो अगर हम बात करते हैं जैसे आप अभी इस पे रिकॉर्ड करते हैं जी कंप्यूटर पे, तो वो उस पे रिकॉर्ड होगा। ओके। तो खास करके छोटे बच्चे की आवाज़ जो बाद में सुनने का मन होगा तो करेंगे, इस हिसाब से टैप करते थे। या कोई आया तो उसको रिकॉर्ड करके एकदम चकित करने के लिए भी उसका यूज़ पापा करते हैं कि देखो अभी तुम बोले वही चीज़ मैं दोबारा तुमको सुनाऊंगा। तो वो पढ़े लिखे लोगों को भी वो ताज्जुब होता था, उससे ज़्यादा विस्मय होता था कि ये कमाल की बात है। और ख़ास करके उन्होंने एक उपयोग किया जो मुझे भी बहुत काम में आया और मेरे भाइयों को भी वो काम में आया। उनको भी संगीत अच्छा सुनने का बहुत शौक़ है और वो भी अपने अपने लेवल पे गाना गाते हैं। अच्छा। बड़े भाई ऑर्केस्ट्रा में मुकेश की आवाज़ में गाते थे, यानी सभी भाई को गाने का शौक़ बेसिकली ये इसके कारण ज़्यादा हुआ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और इसीलिए भी बता रहा हूँ कि आजकल जो लोग समझते हैं कि हमारे बच्चों को गाना सिखाना है, अब आजकल तो 1 साल का बच्चा नहीं और लोग मुझे फ़ोन करेंगे, रेन भाई इसको संगीत में डालना है, संगीत में डालना है। वो वाकई ही मुझे बहुत ही कभी कभी मनोरंजक साबित होता है कि जैसे गरबे में भी लोग बोलते हैं इस बार आप कहाँ बैठे हो। अच्छा। हाँ, तो यानी इस बार आप कहाँ गा रहे हो ऐसा नहीं पूछते, कहाँ बैठे हो। तो बैठना तो कोई और चीज़ होती है। ऐसे कभी बेतुके हम यूज़ करते हैं और हमको लगता है कि साला में तो सांप बन गया। तो उसके कारण जो पतन भाषा में हुआ, जो साहित्यिक नज़रिए में भी हमको जो एक डेंट जैसा लगता है, हमारी समझ कम होती जा रही है। हमको मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद या सत्यजीत रे, ये सब ऐसा लगता है कि ये लोग तो कोई और ज़माने के थे। तो अभी अच्छा है कि अब्दुल कलाम को लोग अभी समझते हैं। हाँ, तो चार्ली चैपलिन ये कह के गए थे कि गांधी जी के बारे में कहा था कि 50-100 साल के बाद लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि कोई हाड़ मांस का ऐसा कोई आदमी था जिन्होंने ये काम किया। यही सब चीज़ें हमारे जीवन को या हमारी कला को या हमारी समझ को अल्टीमेटली छूती है। और इसलिए कलाकार का, जैसे किसी एक कलाकार ने बोला था कि कलाकार का काम, पंडितों का काम, बौद्धिकों का काम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम बताना वो उनका काम है, क्योंकि वो उनको जल्दी दिखता है, क्योंकि वो उसको उस नज़रिए से देखते हैं। तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सामाजिक चीज़ें हो, चाहे हमारी शादी ब्याह के जो प्रोसीजर आजकल हम देखते हैं वो बदल गए हैं, तो उस सब में जो लोगों को लगता है कि ये लोग निंदा करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बात करके दे प्रोजेक्ट दोज थिंग्स के ये आप मिस कर रहे हैं। जैसे पहले के ज़मानों में राजा महाराजा को जो बारोट लोग थे या जो गढ़वी लोग थे, वो उनको राजा रखते थे क्योंकि वो बताते थे कि राजा ये तुमने बराबर नहीं किया। सयाजीराव गायकवाड़ ने भी ये श्री अरविंद जैसे महाज्ञानी को अपने पास रखा था
ऐसे फयाज खान साहब को भी रखा संगीत के लिए। हाँ, आजकल जब कोई कलाकार या कोई बौद्धिक कहता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा विरोधी हो गया है या हमें कैसे बोल सकता है वो। तो ऐसा करके हम ही उसमें नेगेटिव, हाँ एक्चुअली लॉस हमें है, क्योंकि जो चीज़ें अपरेंटली हमारे पास हो सकती थी वो फिर हमको अमेरिका वाले आके समझाएंगे या कोई और आके समझाएगा कि तुमको इसकी ज़रूरत है। तो ये होता ही रहा है हर बार। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जिस स्पीड से वो चेंजेस आते थे समाज में, उससे 4 गुना स्पीड से आ गए हैं। तो वो टेप रिकॉर्डर की जो बात चल रही थी, तो उन्होंने रेडियो पर से जो गाने आते थे, जैसे नैन सो नैन नाही मिलाओ, हाँ बहुत पुराना गाना, हाँ ऐसे गाने जैसे पिया तो से नैना लागे रे के, हाँ तो ऐसे गाने जो क्लासिकली बहुत ही मधुर थे और फिल्म में आने से आम लोगों के जीवन में वो काफ़ी कुछ काम करते थे जी। तो आप देखेंगे कि उस उम्र के जो लोग हैं वो अभी भी ऐसे गानों को चाव से याद करके, वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी है जी बिल्कुल, लेकिन नॉस्टैल्जिया के साथ साथ उसका जो ग्रॉसनेस है वो भी उनके जीवन में बजाय कुछ इंडिकेट किए आ गई। और वो लोग ऐसा सुनते थे, इसीलिए उनके घर के बच्चे भी पहले कंपल्सरीली और बाद में धीरे धीरे उनको भी रस जगा, वो भी ऐसा करते थे। जैसे पढ़ाई के लिए होता है, अगर घर में आप पढ़ेंगे, आपकी वाइफ पढ़ती होंगी या माताजी पढ़ती होंगी, तो पुस्तकें देख के बच्चा भी थोड़ा उसको भी होगा कि चलो मैं भी पढ़ूँ, ये क्या कर रहे हैं। आजकल मोबाइल और OTT के कारण ये सब बहुत कम हो गया है। आजकल लोग न्यूज़पेपर भी मंगवाना लोगों ने बंद कर दिया। तो यहाँ मुझे एक अमेरिकन या यूरोपियन राइटर की बात याद आती है। उसने कहा था कि आप जानते हो कि आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला, वेरी ट्रू, फिर भी आप पुस्तकें खरीदें और घर में रखें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। ये वाक्य से ही कितना हमको पता चलता है कि क्या हो सकता है अगर वो होगा तो जी। कि किसी को देख के ये लगेगा कि चलो 2 पन्ने उठा के देखे जाए, और शायद अंदर का एक फोटोग्राफ देख के ही कुछ और क्यूरियोसिटी हो आगे जाने की। जी बिल्कुल। और उस दौरान कोई आप जैसा या कोई शिरीष पंचाल जैसा या कोई रघुवीर चौधरी जैसा या सीतांशु भाई जैसा कोई हो जो बताए कि अरे ये पढ़ो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा, या इसको पढ़ने की ज़रूरत ये है, ये क्रांति समझने के लिए, या ये बड़ी हैसियत को जानने के लिए, अटल बिहारी जी को जानने के लिए ये पढ़ो। तो उससे एक कुछ ऐसा तुम्हें मिलता है जो मुझे लगता है टेलीविज़न से या और मीडियम से नहीं मिलता। एक मीडियम था जो मिलता था उससे, वो दादी और माँ की कहानियाँ, जिन्होंने भी हमें बहुत समृद्ध किया। बिल्कुल। और धीरे धीरे आपको उस सुनने में रस ऐसा पैदा हो कि आपको जानने का कुतूहल हो, आपको जान के ये आनंद होगा। अच्छा लगा। हाँ, कि लता मंगेशकर के जो माता जी थे वो लाड़ वैष्णव थे। अच्छा। और गुजराती थे। तो उस हिसाब से तो हम गुजरातियों को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और एक एनकरेजमेंट या एक सुझाव जैसे हमें मिल गया। हाँ, और आपको ये भी बताऊं कि हृदयनाथ मंगेशकर जी, क्योंकि वो मेरे जो गुरुजी पुरुषोत्तम उपाध्याय, उनके काफ़ी मित्र रहे। अच्छा। तो काफ़ी अच्छे मित्र, तो उनके साथ मुझे मिलना काफ़ी बार हुआ। लकी। तब मुझे पता चला कि उनकी लड़की है, उनकी शादी गुजराती से करवाई है। अच्छा। यानी पूरा मंगेशकर फैमिली वो माताजी के हिसाब से तो था ही, लेकिन बाद में आशा भोसले जी ने, उषा मंगेशकर ने, अविनाश भाई के इतने गाने गाए गुजराती, तो वो लोग इतने सारे गुजराती कल्चर से जुड़े हैं। अब खाली ये माहिती, ये बात हमको एक अलग प्रकार का रस खड़ा करती है, जिसको करती है वो।
तो उसको करने का मन होगा, चलो मैं ये करूं। वही चीज़, इसीलिए सत्संग जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। दर्शक मित्रों, ये तो होना ही था जब आपके सामने एक टीचर हो और वो, ये तो प्रोफेसर हैं, तो इतनी सारी बातें बताई और काफ़ी जानकारी ज्ञानवर्धक थी। लेकिन अपनी जो प्रोग्राम का जो मैं वादा करता हूँ कि अब प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें कम और उनके बारे में ज़्यादा पूछें, हम वापस उनको उठा के, जैसे उन्होंने ग्रामोफोन की बात की, तो फिर उठा के रिकॉर्ड की सुइयां वापस स्टार्ट करता हूँ कि सर मेरा सवाल जो था, आपने बातें बहुत अच्छी की और बड़ी ज्ञानवर्धक हैं और कई सारी चीज़ें तो मुझे भी जानने को मिली और वो म्यूजिक से जुड़ी हुई है। हाँ, साउंड, क्योंकि से जुड़ी म्यूजिक का जो फंडामेंटल वो तो साउंड है जी। तो मेरे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं वो जानना ज़रूर चाहेंगे। आज रवीन नायक हमारे साथ में है, तो मैं वापस वहीं से शुरू करता हूँ कि थोड़ा सा बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, घर में कौन कौन थे, वालिदैन में। अच्छा, यानी थोड़ी पर्सनल बातें, थोड़ी सी बातें परिवार की बताएं। हाँ। तो आपके बारे में वो जान सकें कि रवीन नायक के पीछे जो एक परिवार चला आ रहा है वो किस तरीके से यहाँ बड़ौदा के हैं या सूरत से आए, जैसे आपने कहा था। वो आप थोड़ा सा बचपन की थोड़ी बातें बताएं। जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी मास्टर्स करने के लिए गांव से यहाँ आए थे, मेहनत करके और स्ट्रगल करके उन्होंने एमएससी यहाँ किया और बाद में वो कॉलेज में लगे और फिर पीएचडी करते थे, फिर रिटायर भी यहीं से हुए। तो उसके कारण हम लोग पैदा बड़ौदा में हुए। हर वैकेशन का पहला ही दिन जब छुट्टी हुई कि वैकेशन चालू, तो उस दिन से सब बिस्तरा पोटला जो गुजराती में बोलते हैं वो लेके लोकल ट्रेन में बैठ के गांव चले गए। अच्छा। और महीना डेढ़ महीना वैकेशन गांव में जाने का, खेती करने का, काम करने का, जैसे वो मजदूर करते हैं वैसे ही बैलों के साथ काम करने का आनंद भी किया। और हमारे आम के पेड़ जो होते हैं वो चावल उगाते हैं, हम आज भी करते हैं। पिताजी के जाने के बाद वो मैंने किया है, तो आम आकर्षण रहता था और बाकी काम था। और मुझे याद है उस टाइम पे कि वैकेशन पूरा हो गया, फिर हम 10 दिन के बाद आते थे। अच्छा, क्यों? हाँ, वो यही मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग आजकल कई छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी करके देखने लगे हैं। हालांकि वो छोटी है कि नहीं वो हमें पता नहीं है, और किसी ने हमको समझाया कि यही बड़ी है, इसलिए हम वो करते हैं, इसका ये दाखला है जी। तो 2-3 दिन हो गए तो पिताजी को बोलते थे कि पिताजी स्कूल चालू हो गई, अभी जाना है वापस। कॉलेज भी चालू हो जाती थी, तो कॉलेज में तो वो अपनी रजा रख के आते थे, लेकिन स्कूल में तो ऐसे रजा रख नहीं सकते जी। तो मुझे याद है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट उनके साथ ऐसा करता था कि अभी जाना है, स्कूल चालू हो गई तो इधर काम करते हैं, क्योंकि उस बहाने काम से तो छुटकारा मिलेगा, ये भी एक चीज़ एक बच्चा वो सोच सकता है। हाँ, तो वो बोलते थे कि अरे कुछ नहीं, शुरुआत में 1-2 वीक कुछ पढ़ाते नहीं है वो तो, और वो जो भी पढ़ाएंगे वो तुमको मैं घर पे करा दूंगा, तो ये काम कौन करेगा फिर। अच्छा। तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि आज भी मुझे वो खेती इतनी पसंद है और काम क्यों करना चाहिए वो भी मुझे पसंद है। तो ये मेरे साथ जो गाते हैं उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप चाहे गाएंगे या चाहे कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो आपको श्रम समझाता है। बाद में आपको क्या वो चाहते हैं, जिम में नहीं जाना पड़ेगा। राइट। मुझे याद है कारेली बाग में हमने जब घर लिया था, एक सोसाइटी में प्लॉट लिया, उस टाइम पे वहाँ ना तो ड्रेनेज थी ना पानी था, तो हमने खुद कुआं खोदा था उधर। तो पिताजी ने बोला कि हर रोज 1 फीट खोदेंगे। अरे हाँ, तो 6 फीट डायमीटर का एक सर्कल कर दिया। और स्कूल से हम 3-4 जो 4 भाई 5 भाई थे, एक भाई तो बड़े भाई पढ़ के जॉब पे लग गए थे, लेकिन हम लोग जो 4 थे वो आके 1 फुट खोदने का हर रोज। हाँ, तो आपको लगता है 1 फुट इतना, लेकिन 1 फुट जब 6 फुट डायमीटर में होता है तो काफ़ी मिट्टी होती है। तो उसको वो मिट्टी को डाल दी ग्राउंड में, वही जो हमारे घर जो बन रहा था उसमें काफ़ी जगह थी। तो ऐसा करते हर रोज़ 1-1 फीट खोदना। तो ईश्वर ने कृपा की
20 दिन खोदा, 21वें दिन पानी आ गया। अरे वाह, गुड। तो यानी ये सब करने से मुझे ये फायदा हुआ कि आज भी हम ये परेश स्मृति वगैरह जो कार्यक्रम करते हैं, आप जानते हैं, तो वो कार्यक्रम की सभी चीज़ें हम खुद करते हैं। वो स्टेज पे कचरा निकालना हो, वो फूलों को सजाना हो, या स्टेज का डेकोरेशन करना हो, उसके एस्थेटिक समझनी हो, या उसकी दौड़ा दौड़ी भागा दौड़ी करनी है, खाने वाले को ये ऑर्डर देना है, ये करना है, तो सब यानी खुद करने का एक जो विचार हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में है, वो हमको पहले से मिला। और पिताजी गांधीवादी थे, तो खाया तो खुद का बर्तन साफ कर दो, कपड़े खुद के खुद धो दो। अच्छा, ये नियम थे। हाँ, आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये कोई बताने वाली बात नहीं, लेकिन आपने पूछा है कि आपको पर्सनल जानना है मुझे, तो मैं मतलब मुझे रवींद्र नायक को जानना है। हाँ, कोई बात नहीं, अक्सर लोगों को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है जी। वो भी और वो भी जरूरी है, जानेंगे, लेकिन रवींद्र नायक और तो वो जरूरी है इसलिए कि कभी कभी हम या तो कोई आदमी को बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं, या तो कुछ भी समझते नहीं है। तो ये जानना कभी कभी जरूरी होता है कि समझो अमिताभ बच्चन है, तो कभी चाय रखते होंगे कि नहीं। हाँ, तो ये बात हमें कभी जानने का रस होता है। एक आदमी जब जिस मुकाम पर पहुंच जाता है, हाँ, तो उसके चाहने वाले, उसके सुनने वाले लेकिन जानना चाहते हैं। उसमें एक ही नेगेटिव है कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो यहाँ पहुंच गए तो ये सब नहीं करते होंगे। नहीं, उसके पीछे कहानी चली आ रही है। हाँ, वो कहानी जानना है। एग्जैक्टली। तो जब मैं विमल सोसाइटी पे गरबे शुरू किए, जो आपने बोला वन ऑफ द पायनियर गुजरात बड़ौदा गरबा, तो उस टाइम पे मेरे साथ विक्रम विजय, जो आजकल के जो गरबे हैं उसकी नींव, बाकी कई लोगों ने गरबे के लिए काफ़ी इनोवेशंस किए हैं बड़ौदा में, लेकिन आज के जो बड़ौदा गरबा है उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो 2-3 लोग जिनके नाम इसमें कह सकते हैं, हाँ, उसमें विक्रम पाटिल था, एक विकी जी, उसने काफ़ी रिदम के एस्पेक्ट गरबे में, और कई कॉम्पोजिशन, क्योंकि वो मुंबई में काम करता था पुरुषोत्तम भाई के साथ वगैरह लोगों के साथ, तो वो गौरांग भाई के साथ, अविनाश भाई के साथ, तो वहाँ से वो कंपोजिशंस लाके हमको देता था, तो हम लोग वो गाते थे। कई मैंने मेरे सोर्सेज से किए। तो उस टाइम पे ऐसा था कि विमल सोसाइटी पे जब ये गरबा किए, तो विमल तो ऐसा एरिया था जहाँ पर गुजराती लोग वो एरिया में मकरपुरा में कम रहते हैं, क्योंकि एयरफोर्स है, ONGC है, और गोकुल नगर सिंधी सोसाइटी, माधवबाग सिंधी सोसाइटी, तो काफ़ी नॉन गुजराती लोग, पंजाबी लोग वहाँ रहते थे। लेकिन वहाँ पर ये जो विमल सोसाइटी थी उसमें काफ़ी गुजराती लोग रहते थे, तो उसमें वहाँ गरबा करने का हमें मौका मिला। और जिन्होंने वो गरबे कराए, वो उनका महज एक विचार था कि भाई हमारी लड़की को कहीं और गरबा गाने क्यों जाना पड़े, तो हम यहाँ अच्छा गरबा क्यों न कराएं। तो एक विचार उनका अच्छा था, और उनके हिसाब से उन्होंने वहाँ गरबे शुरू करवाए थे। तो वहाँ जब मैं जाता था पहले साल, तो मैं साइकिल पे जाता था। अच्छा। और मुझे याद है कि जो कुएं की मैंने बात की, तो घर पे क्योंकि माँ हमारी गांव रहती थी, तो हम लोग खुद सब, गांधी जी की बात जैसे मैंने बताई, तो रसोई भी हम लोग खुद बनाते थे। अच्छा। बर्तन भी खुद ही मांजते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, और पढ़ते भी थे उस टाइम पे। रात को खाया शाम को, तो उसके बर्तन मांज के मैं विमल सोसाइटी पे गरबे गाने जाता था। अच्छा। पिताजी को बहुत पसंद नहीं था मैं गरबे गाऊं, तो वो भूगर्भ प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, उनको पता नहीं था कि मैं गरबे गाने जाता हूँ। अच्छा। उनको लगता था मैं लाइब्रेरी जाता हूँगा, पढ़ने जाता हूँगा, ऐसा करके। तो क्योंकि उनको एक डर था कि ये पढ़ेगा नहीं। कई चीज़ें जो संगीत के साथ जुड़ी हैं वो नहीं करके खाली संगीत गाने का, सोटा मारने का, अच्छे जब्बे पहनने का, इसमें संगीत नहीं होता। कुछ कितने लाले पड़ते हैं, कितने बेलन तुमको चलाने पड़ते हैं, तब जाके वो सूर मिलता है, तब जाके वो लय का पता चलता है, तब जाके गुरु मिलते हैं ऐसे जो तुम्हें इतना प्रेम करके दे दें जो अन्यथा नहीं मिलता है। सर, बचपन में आपके कोई दोस्त वगैरह हो कभी
शरारत का मूड हुआ हो, पिताजी नाराज हुए हो, ऐसा कोई किस्सा आपकी जिंदगी में? कभी दोस्तों का जिक्र नहीं हुआ? आजकल जो माई फ्रेंड होता है वैसा नहीं था। उससे ज़्यादा लोग माई फैमिली ही समझते थे उस टाइम पे। कॉलेज में थोड़े मित्र थे, और ख़ास करके मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी जीवन में ठान ली थी। 2 चीज़ें मैंने ठान ली थी। एक तो मित्र और पत्नी तुमसे होशियार होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये नया फॉर्मूला है। हाँ, नहीं आप देखना, मित्र और पत्नी और मित्र अगर तुमसे होशियार हुए तो तुम बच सकते हो। अच्छा। क्योंकि शादी के बाद पत्नी और पढ़ाई के दरमियान खास करके मित्र, अगर वो तुमसे होशियार है, यानी तुमको जो मटेरियल मिलेगा या तुमको जो भी सलाह सूचन मिलेंगे वो ऑलरेडी होशियार है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर तुमसे कम होशियार लोगों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारा कैलिबर नीचे हो जाएगा। हाँ, तो होशियार मित्र कौन थे आपके? तो जो रैंकर थे मेरे क्लास में, यानी मैं गाने के हिसाब से भूगर्भ प्रवृत्ति करता था, कभी प्रोग्राम सुनने चला गया, कभी ये करने चला गया, तो वो कम से कम प्रोग्राम क्लास बंक नहीं करते थे, तो उनकी नोट मुझे मिलेगी ही। स्मार्ट। उसमें एक जो है वो अभी कनाडा में है, वो भी रिटायर हो गया, और दूसरा जो था बहुत मेरे नज़दीक था वो भी अमेरिका में है। वो दोनों ही रैंकर थे, और अमेरिका में AT&T में डबल PhD किया। अच्छा। और AT&T का काफ़ी काम अभी भी वो कर रहा है। जैसे सैम पित्रोड़ा ने वहाँ जाके काम किया था, उसी तरह ये प्रशांत परिक करके मेरा मित्र था, दीपक त्रिवेदी करके, तो ये दोनों ने काफ़ी मुझे वो मटेरियल दिया जब मैं गुल्ला मारता था कॉलेज में या गाने के पीछे जाने के कारण नहीं कर पा रहा था। प्रशांत के हिसाब से मैं फुटबॉल देखना भी मुझे नसीब हुआ। अच्छा। तो हम लोग EME में उस टाइम पे फुटबॉल की मैचें अभी भी होती है, लेकिन उस टाइम पे हम लोग भी देखने जाने देते थे। आपने शायद देखी होगी। बिल्कुल, जीन वाला वगैरह करते। तो तब से फुटबॉल देखने का भी एक चाव हुआ। तो आज भी मैं टेनिस और फुटबॉल बहुत देखता हूँ। ज़्यादा स्पोर्टिंग चीज़ें उसमें से हमको मिलती है देखने की, एक ग्रुप में कैसे काम किया जाए और एंड टाइम पे कैसे चौकन्ना हुआ जाए, या एक क्षण के कितने टाइम में तुम्हें एक डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, ये सब चीज़ें, अनुशासन और एकदम इंस्टेंटेनियसनेस जिसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनिटी, इंस्टेंटेनियसनेस, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, सिस्टमाइजेशन, ये सभी चीज़ें इंजीनियरिंग और ये फुटबॉल और टेनिस से शायद ज़्यादा मुझे समझ में आई। अब रवीन को मशहूर रवीन नायक बनने के सफल सफ़र में किसका योगदान रहा? परिवार का, दोस्तों का, गुरुजनों का या भी बच्चों का? सबसे पहले जैसे मैंने बोला, अरुणा बेन, कॉलेज में गया तो जैसे यूथ फेस्टिवल में गया, उस टाइम पे एक शख्स मिले मुझे जो रेडियो से यूथ फेस्टिवल रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, क्योंकि रेडियो पे एक युवा वाणी करके कार्यक्रम होता था, तो युवाओं का कार्यक्रम है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए वो छोटा सा स्पूल टेप रिकॉर्डर लेके, हालांकि वो आकाशवाणी में कृषि डिपार्टमेंट में काम करते थे। अच्छा, कृषि विभाग पे जो कार्यक्रम, कृषि विभाग में काम करते थे, और उनके पास वो टेप रिकॉर्डर होता था, क्योंकि वो गांव में जाके खेत मजदूरों से बातचीत रिकॉर्ड करते थे उसे। तो यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल करने के लिए शायद आकाशवाणी के डायरेक्टर ने उनको भेजा। अच्छा। और दूसरा फायदा यह था कि वो खुद संगीतकार थे और बहुत अच्छे संगीतकार थे। अच्छा। बहुत ही अच्छे। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया। उस टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पे मेरा फर्स्ट प्राइज आया था और मैं स्टेज पे गाया, CC में था, ऑडिटोरियम था। पूरा होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि लड़के इधर आओ, और उन्होंने बोला कि तुम क्या गाते हो तुम्हें पता नहीं है। अच्छा। हाँ। तो मेरे लिए तो वो यही बात थी कि चलो अच्छा गाया, किसी ने चॉकलेट दे दी, कहते वाह वाह कर दिया, उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया उनकी बात। जी। हाँ, लेकिन वो वाक्य
2-4 साल के बाद उस टाइम पे मुझे बहुत काम में आया, वो बात मैं आपको करूं। उन्होंने बोला कि बेटा तुम क्या गाते हो, लड़के तुम क्या गाते हो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन एक दिन पूरा गुजरात तुम्हें सुनेगा। और ये जो तुमने पिक्चर का गाना गाया, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई और गाने आते ही नहीं थे, तो और गाना भी जो हमने सिलेक्ट किया था, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, 2 लाइन गा के ही देता हूँ तो। हाँ, थोड़ा क्योंकि काफी मेरी डर रहा था मैं कि गाएंगे कि नहीं। नहीं, क्यों नहीं गाएंगे। हाँ, गाना और खाना 2 चीज ऐसी है जिसमें हम शर्म नहीं रखते। प्लीज। तू जो मेरे सुर में, ये रविंद्र जैन का कंपोजिशन, और चित्तचोर नाम की फिल्म जो आई थी राजश्री प्रोडक्शंस की, अमोल पालेकर और जरीना वहाब की, उसका ये गाना है। क्या लाजवाब गाना है। हाँ, थोड़ा ऊंचा सुर से गाता हूँ मैं। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, हो उजाले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो मेरे तो सारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या गाना है, जबरदस्त गाना था उस वक्त का। जबरदस्त गाना। तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं था सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, लेकिन गाते थे नेचुरली, जो मैंने अगले जन्म का बोला। और ये डुएट है। तो मेरे साथ जो गाती थी लड़की, वो एक बांग्ला लड़की थी, बंगाली। वो भी इंजीनियरिंग में थी। तो इसीलिए हम दोनों इंजीनियरिंग की एंट्री में यूथ फेस्टिवल में गए थे। अच्छा। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का जी। नहीं, उस टाइम पे हम प्रेप साइंस में थे। तो उस टाइम पे डायरेक्ट इंजीनियरिंग में नहीं जाते थे, प्रेपरेटरी साइंस किया, फिर मेडिसिन में जाना है तो उसका ओपन टेस्ट देंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उसका ओपन टेस्ट देंगे। तो प्रेप साइंस में हम लोग थे। और विक्रम ने साथ में ढोलक बजाया था। राइट। और एक मद्रासी कलाकार था जो बड़ौदा में ही पैदा हुआ, वो भी। अच्छा। और वो भी बड़ौदा हाई स्कूल में पढ़ता था, जहाँ बांग्ला लड़की जिसका नाम रिंकू बैनर्जी था, वो अभी भी मुंबई है, गाती है। अच्छा। तो उसका क्लासमेट था वो। तो उसने बुला लिया कि तू वायलिन बजाता है ना, तो हमारे साथ बजाना। तो वो आया, हैंडीकैप है वैसे। अच्छा। लेकिन दिखता है हैंडीकैप, अंदर उसका व्हील पावर ऐसा है कि हमसे दुगना काम करता है वो। उसका नाम है विनोद अय्यंगर। विनोद अय्यंगर। अच्छा। और आज में ये बात हम बहुत स्टेज पे बोल चुके हैं, इवन वत्सला ने भी ये बात कही है कई लोगों को, लेकिन आज मैं दोबारा कह रहा हूँ। तारा विना श्याम मने एकलड़ू लागे, ये कॉम्पोजिशन विनोद अय्यंगर का है। अच्छा। हाँ, लोग ऐसा मानते हैं कि ये कॉम्पोजिशन रवींद्र नायक का है, कोई मानते हैं ये अतुल भाई का है, कोई मानते हैं ये विक्रम पाटिल का है। लेकिन मैं जानता हूँ और ऑथेंटिक है, ये कॉम्पोजिशन विनोद अय्यंगर का है। अच्छा। ये और तो कोई नहीं जानता। नहीं, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं जानता। हाँ, नहीं जानता, और लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं लगती, वही प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत लगती है। हाँ, तो उन्हीं के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो विनोद की बड़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन कैसे कैसे लोग कैसा कैसा काम कर जाते हैं जीवन में, और वो आपको किस तरह से छूते हैं, वो आपने पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी, बिल्कुल सर। तो डायरेक्ट मुझे नहीं छूता था। तो विनोद, अतुल भाई, अचल, ये सब लोग, जब विमल में मैं गाता था तो वहाँ गरबे सुनने के लिए आते थे। और सुन के हर रोज की उनकी एक जगह ले ली, वहाँ बैठते थे। ये बात अतुल भाई ने भी अपने इंटरव्यू में की है जी। और वो जगह चली ना जाए इसलिए वहीं बैठे रहते थे। ओके। पानी पीना है या और कुछ करने जाना है तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन बैठे रहेंगे। और बैठ के उन्होंने वो गरबे सुने जो विमल में मैं गाता था। काफी लिख लिए, काफी बार बार सुनने के कारण उनको आए। और उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया खुद का। ओके। जो लोग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में
यहाँ जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के गरबा चालू हुआ था, आर्की के गरबे, वो आर्की के गरबे जो थे, वो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ काला घोड़ा के पास है, जो हेक्सागोनल बिल्डिंग है, हाँ। वहाँ पर वो उन्होंने लोगों ने चालू किया। तो उस दौरान फिर उन्होंने काफ़ी उनमें से अलग हुए, काफ़ी आर्की के गरबे अलग हुए, ये सब नाम वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बेसिक था जहाँ से ये पूरा पौधा बड़ा हुआ। तो और इसीलिए लोग हमको मानते हैं कि हमने पायोनियर काम किया। अच्छा हुआ उस बहाने बड़ौदा का ये जो एक प्रकार है वो हम संजोए रख सकें। तो ये अयंगर जो था वो बजाने में विक्रम ढोलक पे, रिंकू और मैं 4 लोग थे और ये गाना हमने गाया था और उसका फर्स्ट प्राइज लगा था नेशनल लेवल पे। तो परेश भाई ने मुझे बुलाया, उस शख्स का नाम था परेश भट्ट जी, जिनके नाम पे हम परेश स्मृति करते हैं। अच्छा। परेश स्मृति उन्हीं की याद में हम करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ही आदमी थे पहले जिन्होंने मुझे ये समीकरण दिया था कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। और जो रेडियो से आए थे। हाँ, ओके। हाँ, वो बेसिकली एमएससी बॉटनी थे और इसके कारण वो कृषि विभाग में उनकी जॉब लगी थी आकाशवाणी पे। लेकिन वो कृषि का काम तो करते ही थे, लेकिन बाकी के टाइम पे स्टूडियो में जाके कंपोजिशन करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ही वाज अ वेरी वेल नोन सिंगर एट दैट टाइम। नहीं, परेश भाई का ही 1-2 लाइन में सुनाता हूँ। जो सबसे पहला गाना मैंने उनका जो किया था, हालांकि मैं उनके सामने बैठ के सीख नहीं पाया। अच्छा। वो बात मैं पहले बता दूँ तो पता चलेगा। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये आदमी ऐसा है कि जिनके पास मैं कुछ सीख सकता हूँ या उनके पास जाना चाहिए। तो मैं अक्सर आकाशवाणी उनको मिलने जाता था। तो वहाँ कुछ सिखाते नहीं थे क्योंकि आकाशवाणी पे तो उनका काम रहता है, लेकिन मैं जाता था, मिलता था, वो जो कुछ करते देखता था एक कुतूहलवश बालक की तरह। और अंदर से तो एक पूछ था, लेकिन कैसे किया जाए वो पता नहीं है। जी जी। तो मुझे लगा कि यही अपना सेवियर है और इन्हीं से मुझे कुछ मिलेगा। तो पागलों की तरह मैं साइकिल पे मकरपुरा तक जाता था। अभी भी मुझे याद है उस टाइम पे वहाँ कुछ खाना पीना नहीं मिलता था, ना तो आकाशवाणी पे कुछ कैंटीन थी, तो मैं उनके लिए पार्ले के बिस्किट लेके जाता था। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे। और वो बहुत डांटते थे मुझे। इसलिए डांटते थे कि ये पिक्चर के गाने गाते हैं, ये करते हैं, सो अपना काम गाना, अच्छा गाना है, लोगों को साथ जुड़ के गाना है, सबको गाना सिखाना है कि चलो गाएं, आओ गाएं, ऐसा करके। तो वो उन्होंने बहुत डांट मुझे पड़ी कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि गाना, तुम्हारा काम ये है कि ये संगीत का काम करके समाज के लिए कुछ ऐसा करो कि जैसे लोग ज़्यादा गाते हों, ज़्यादा लोगों को पता चले कि गायन से जीवन में क्या होता है। और वो खुद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जी से बहुत ही प्रभावित थे और इसीलिए उनके गाने में बांग्ला संगीत का बहुत ही उपयोग होता था जी। करीब 1 ही साल के बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई राजकोट। ओके। तो उस दौरान में खाली उनको मिलता था, उनके प्रोग्राम अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद जाता था बस में गाना सुनने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर ऐसा कुछ था नहीं, कैसे रिकॉर्ड करें, कंपोजिशन कहाँ से लाएंगे। तो मुझे याद है कि कभी कभी 10-15 मिनट में कॉलेज में टेस्ट में लेट पहुंचा। लेकिन 2-3 प्रोफेसर ऐसे थे जिन्होंने मुझे वो प्रेप साइंस में सुना था। अच्छा। और बाद में जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो भी हर साल यूथ फेस्टिवल के सभी प्राइजेस मैं कॉलेज के लिए लाता था। तो कई लोगों को नहीं अच्छा लगता था, लेकिन कई लोगों को अच्छा लगता था। तो 10 मिनट के बाद टेस्ट में आए तो नहीं जाने देते थे, लेकिन कभी मैं 15 मिनट के बाद गया तो अभी उन्होंने चल 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 जल्दी कर, कहाँ रखड़ता रहता है, ऐसा करके। और उसमें एक बहुत बड़े इंजीनियर जो हमारे थे, ही वॉज ट्रिपल PhD इन म्यूजिक। देखिए वो जो शेक्सपियर की बात की कि जो तुम्हें काम देता है वही उसकी अरेंजमेंट भी करता है। डेस्टिनेशन। कभी ऐसे मित्र दे दिए, कभी ऐसे घर में जन्म दे दिया, कभी बीबी ऐसी आपको दे दी, कभी माँ बाप ऐसे हैं जिनसे तुमको मिलेगा, कभी पड़ोसी ऐसा मिल गया।
तो वो जानता है कि तुमसे क्या करवाना है, और वो करवाने के लिए मुझे लगता है कि ये सच लगता है। इतना साइंटिफिक सोचता हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई तो है, कुछ है, कोई हो ना हो, कुछ है, ये सब अरेंजमेंट करता है, या अपने आप हो, ऐसा ही उसने कुछ इक्वेशन बनाया है। हाँ, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो वैज्ञानिक रूप से हम ये कह सकते हैं। तो ये प्रोफेसर एस के मेहता, शार्दुल भाई मेहता करके थे, और मेहता साहब इतने बड़े संगीतकार थे, आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ही वॉज सो ग्रेट इंजीनियर एंड ही वॉज ग्रेट म्यूजिशियन। फ्लूट बजाते थे वो। अच्छा। और उनकी एक ही गाड़ी थी, पूरी कॉलेज में एक कार आती थी उस टाइम पे, स्टैंडर्ड गेजल करके छोटी गाड़ी, उसमें बड़ी बड़ी फ्लूटें पड़ी रहेगी, तानपुरा होगा। तो मुझे याद है कि और लड़कों के साथ मैं भी एकदम हंसी मजाक करने के लिए वो गाड़ी देखते हैं कि इसमें ये क्या पड़ा है, ये क्या है, ये इंजीनियरिंग में क्या लाते हैं, जब मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। तो वो यूथ फेस्टिवल में मैं गाता था, तो वो या तो जज होते थे या सिलेक्शन कमेटी में होते थे, तो उनको मेरे पे बहुत प्रेम आ गया। और वो एकदम अकेले रहते थे और आध्यात्मिक थे पूरे, बहुत ही ज्ञानी आदमी, विद्वान थे। तो उनको मुझ पे प्यार आ गया। तो उन्होंने तो एग्ज़ाम में कुछ अगर टाइम बाइम का तो वो मेरे फेवर में करते थे। और उन्होंने ही मुझे कॉलेज में भी बुलाया, क्योंकि मैं पढ़ाई के बाद ब्राउन बोरी में इंजीनियर था, जिसको अभी ABB कहते हैं। जी हाँ, उस टाइम पे वो HBB था, हिंदुस्तान ब्राउन बोरी। तो ब्राउन बोरी एक यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्ल्ड की लीडर है। तो उसकी सोलर लेबोरेटरी थी R&D में, उसमें मैं नौकरी मुझे मिली। 2 बस बदल के माने जाता था। राइट। कारेली बाग से थोड़ा तब तक मैं गाता था, विमल में भी चालू हो गया था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में था, तब से विमल में घर पे तो थोड़े पैसे मिलने लगे थे। तो उससे मैं ल्यूना लेके आया। तब तो वो ल्यूना बुलेट जैसा लगता था मुझे, और ट्रैफिक भी इतना नहीं था। पहला व्हीकल था। हाँ, पहला व्हीकल। तो उसमें जाते थे हर रोज, टाइम भी बच गया वगैरह। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। अब बारिश कम हो उसकी राह देख रहा था मैं, और इंजीनियरिंग था वहां पर, फैक्ट्री, उसमें पंच करना था। आजकल वो जो हाँ, अभी वो इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन करते हैं, उस टाइम पे पंच करना था। और अगर 10 मिनट तुम लेट गए तो गए नहीं, यानी महीने की जो आपकी रजा है उसमें से आधा दिन कट जाएगा। ओके। हाँ, यानी 6 महीने में अगर 5-6 बार ऐसा हुआ तो हाफ CL आपकी गई। तो जाना दौड़ता पड़ता था। अभी बारिश इतनी हुई, और बारिश की सीजन में तो बारिश होती है, और अक्सर सुबह उस टाइम पे ज्यादा होती थी। राइट। आजकल तो बारिश भी बिगड़ गई है, कभी भी आती है, कभी भी आती, कोई सीजन नहीं रहा। उस टाइम पे बारिश भी क्लासिकल थी, अपना शेड्यूल मानकर चलती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी बारिश हुई, ऐसे रेनकोट पहन के जाते थे, लेकिन यहाँ से मानेजा तक में रेनकोट हो तो भी भीग जाते थे, यहाँ से पानी चला जाएगा वगैरह। हेलमेट का मामला नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि अभी बंद हो जाए, मैं निकलूंगा, भले 10 मिनट लेट हो जाएगा। लेकिन उस दौरान मैंने एक बहुत छोटा सा पक्षी, हमारा जो घर कारेली बाग का जो मैंने बताया जहाँ हमने कुआं खोदा था, वहाँ एक शीरीष का पेड़ था बड़ा, उस पर से वो पक्षी कुछ गा रहा था, यानी बोल रहा था। तो मुझे लगा कि ये कुछ गा रहा है, जैसे कोयल गाती है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन कोयल तो बोलती है। और आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि जो कोयल बोलती है, गाती है, वो नर कोयल होती है। अच्छा। हाँ, वो मादा कोयल नहीं होती। मादा कोयल कभी नहीं गाती। तो जो लक़ब देते हैं महिलाओं को, वो गलत देते हैं। वो अभी महिलाओं का कसूर नहीं है उसमें। लोग यही समझते हैं कि महिलाएं ही गाती हैं, तो लेकिन कोयल में ये नहीं है। तो उसी तरह वो बहुत छोटा सा पक्षी कि मुझे दिखाई भी नहीं दिया। फिर मैं छाता लेके धीरे से नजदीक गया उस पेड़ के पास, देखा तो इतना छोटा सा एक पक्षी था जो गा रहा था। मैंने सोचा कि ये तो क्या हुआ कि इतना अच्छा बारिश हो रही है, इतनी अच्छी, ये इतना अच्छा गा रहा है, तो आज नहीं जाना है
ऑफिस जाना ही नहीं है। हारमोनियम उतना कुछ आता नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा आने लगा था, क्योंकि मैं विमल पे गरबे चालू किया था। तो हारमोनियम निकाला, अब क्या गाया जाए। तो वो जो पक्षी गा रहा था उसके सुर थोड़े थोड़े मन में चल रहे थे, लेकिन कोई भी पक्षी गाता है तो उसके बहुत सुर नहीं होते। अच्छा लगता है, लेकिन वो कोई सांगीतिक समीकरण नहीं होता बहुत जी। जैसे कू आता कू, तो ये टुकड़ा ही होता है जो तुम्हें कुछ थोड़ा संगीत का माहौल बनाए, या ऐसा कोई बोलेगा। तो उसपे से मुझे हारमोनियम पे अंगुली फिरा रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या गाऊं, और एकदम अंदर से व्याकुल हो गया। बारिश भी है, और तो बारिश में हीरोइंस क्यों व्याकुल होती है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं हो चुका हूँ। तो शब्द भी नहीं थे, और उस टाइम पे तो कोई ज़्यादा कविताएं भी आती नहीं थी, तो मैंने कुछ ऐसे ही बनाया। मुझे अभी भी याद है, वो दो लाइन सुनाता हूँ। सावन बीत्यो जाए, सावन। हालांकि कुछ क्लासिकल पता नहीं है जी, लेकिन जो जो सुन सुन के गाता था और लोग वाह वाह करते थे, उससे ऐसा लगता था कि हम तो फयाज खां हो गए यार, ओमकारनाथ हो गए। लेकिन जो सुना था उसका जो, या अगले जन्म का जो बोल रहा हूँ, तो ऐसा। तो मैंने उसी दिन ठान ली कि अब कल से ब्राउन बोरी नहीं जाना है। अच्छा, हाँ, ओके। क्यों? कि मैंने सोचा कि मैं विमल पे गा रहा हूँ, इतनी वाह वाह होती है। उस टाइम पे संदेश में, गुजरात समाचार में पूरे फ्रंट पेज पे आधा पेज भर के मेरे फोटो आते थे। अच्छा। और विमल के गरबे की बहुत वाहवाही आती थी। उसका कारण वो भाई साहब भी थे जिन्होंने गरबे करवाए, क्योंकि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे। कांति भाई वो बहुत कांति कपची के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके कारण भी मुझे वो फायदा हुआ। इतना गाता हूँ, लोग वाह वाह करते हैं, ये है, लेकिन मुझे आता तो है नहीं। अरे, क्योंकि मैं संगीत सीखा नहीं था। अच्छा। किसी के पास नहीं, ऐसे ही मैं गाता था। वो परेश भाई के गाने भी कैसेट सुन सुन के, ना तो उनके पास कुछ सीखा था, और पिक्चर के गाने जो तू जो मेरे सुर में जैसे अच्छे वाले, तो उसके कारण मैं थोड़ा अच्छा गाता था और कुदरती था। सोचा कि ये तो ना चले, कल उठ के कोई जानकार आ गया और 2 सवाल पूछ लिए तो क्या मुंह दिखाएंगे। सही बात है। तो संगीत सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्राउन बोरी छोड़ दो। बड़ा फैसला था। मेरे जो बॉस थे वो पंजाबी थे, रविंदर सिंह सोइन करके। उनकी बीबी वो बड़ौदा में थी, सोइन भी बड़ौदा में था थे। वो विमल पे गरबे गाने आती थी। अच्छा। तो सोइन साहब को वो घसीट के लेके आती थी कि मुझे जाना है रविंद्र नायक के गरबे में। तो जब उसको वो बीबी को पता चला कि मैं उनके हाथ के नीचे भी आया हूँ, तो उनको बोल दिया कि उनका जो भी प्रोग्राम हो तो वो देखने के लिए मुझे तुमको ले जाने का। अच्छा। क्योंकि वो तो तुम्हारे सबऑर्डिनेट है। हाँ। तो मुझे बताना ऐसा। तो बेचारे उनकी वजह से उनको आना पड़ता था। लेकिन वो जगजीत सिंह को भी जानते थे, और काफ़ी अच्छा। मैं आपको बता दूं, पंजाबी लोग हम मानते हैं कि खाली खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे अनावी लोग के लिए भी लोग मानते थे, लेकिन वो गाते हैं। तो उसी तरह कई पंजाबी लोग बहुत अच्छा संगीत करते हैं। तो वो संगीत के बहुत शौक रखते थे और जगजीत सिंह को बहुत सुनते थे, उनको जानते थे। तो जब मैंने वो रेजिग्नेशन दिया तो बोले, अरे नायक तुम ये क्या कर रहे हो, ब्राउन बोरी की इतनी अच्छी जॉब कोई छोड़ता है क्या, परमानेंट जॉब हो गई तुम्हारी। और उस जमाने में, हाँ, और उस जमाने में मेरी करीब 2300 या 2400 रुपए की सैलरी थी। 1983 की बात कर रहा हूँ, 1983। तो मैंने बोला कि नहीं साहब, मुझे करना ही है। अरे लेकिन क्यों, क्या है, तुम संगीत घर पे जाके शाम को नहीं कर सकते? अभी तुम इतना गाते हो, तुमको सब कुछ आता है, अभी क्या सीखना बाकी है? तो बोला, साहब आप वो नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे बस बाकायदा संगीत
पद्धति से सीखना है। अरे तुम नहीं, बैठो। देखो, मैं संगीत में काफ़ी लोगों को जानता हूँ, जगजीत तक को जानता हूँ। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, ये सचमुच उन्होंने कहा है, वो मैं आपको एग्जैक्ट बोलता हूँ, कुछ भी मिर्च मसाला डाले बगैर। तो बोले तुम्हें नहीं मालूम नायक, ये म्यूजिक के आर्ट के फील्ड में इतनी लेग पुलिंग होती है कि तुम जितना भी करते हो उतना भी नहीं कर सकोगे। अभी तुम इतना ही करते हो इसलिए बचे हो। अगर तुम फुल टाइम ये करने लगे तो संगीत वाले ही तुमको बिठा देंगे। सही बात है। तो ये आर्ट में लेग पुलिंग बहुत होता है। और जैसे आपने क्या बोला, तुरंत जवाब दे देता हूँ, ऐसा हाजिर जवाब। मैंने तुरंत ही उनको जवाब दिया। आज मुझे वो जवाब बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं तुरंत बोल रहा हूँ। मैंने बोला साहब, मैं देखा इंजीनियरिंग में भी बहुत लेग पुलिंग है, मेडिसिन में भी बहुत पुलिंग है, कहाँ पर लेग पुलिंग नहीं है? तो बजाय के नॉन संगीतकार मेरे लेग पुल करे, अगर संगीतकार लोग मेरे लेग पुल करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है। और मुझे वो स्वीकार है। मुझे याद है उन्होंने बोला, अबे यार नायक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आलोचनाएं आपको अच्छी लगती हैं। उस जमाने में अगर आलोचक हैं तो आप अच्छा सा अपने आप नहीं, को... और दूसरा कि हर फील्ड में लेग पुलिंग है। बिल्कुल। तो कम से कम तुम्हारे अपने वाले लेग पुल कर रहे हैं, ऐसा करके तुम थोड़ा सॉलेस कर सकते हो। चलो सर, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि आपको कब ऐसा लगा कि हाँ, संगीत ही मेरी दुनिया है? एक तो किस्सा आपने सुनाया अभी। हाँ, ऐसा कब लगा? तो अभी काफी अच्छा करने लगे तो वहाँ परेश भाई का नाम दोबारा आएगा, इसलिए परेश भाई 1 साल में गए राजकोट, और वहाँ एक एक्सीडेंट में, बहुत ही खराब प्रकार का एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वो अचानक गुजर गए। अरे। तो जिनके प्रति मुझे इतनी आस्था थी और मेरा यानी सेवियर लग रहे थे जी, वही निकल गए। क्या किया जाए? तो सबसे पहला मुझे उनका वो याद आया कि अब सबको इकट्ठा करके गाना है, सबको सिखाना है, ये गाने में कुछ काम करना है। खाली सौटाबाजी या ऑर्केस्ट्रा के गाने गा गा के नहीं करना है, अपने को ग्रॉस काम करना है, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे याद है वो जुलाई 1983 में उनका देहांत हुआ, और दूसरे ही महीने अगस्त, एग्जैक्टली 14 अगस्त को, 14 जुलाई को हो गए, 14 अगस्त को मैंने पहला प्रोग्राम बड़ौदा में किया, खुद जनरेट किया। उसका नाम रखा परेश स्मृति। अच्छा, पूरे कार्यक्रम का नाम ही परेश स्मृति रखा। उस टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा आता ही नहीं था, तो परेश की स्मृति ऐसा करके मैंने परेश स्मृति नाम रख दिया। तो आज भी वही नाम चलता है और लोगों को वही अभी बराबर लग रहा है। अच्छा। तो तब से ये परेश स्मृति हमने शुरू की। और परेश भाई के जितने गाने मुझे आते थे वो सब मैंने सबको करवाया, जो मेरे पास मेरे गरबे में मेरे साथ गाने आते थे उन सबको, कि चलो हम गाते हैं, चल गाते हैं। तो ऐसा करके तो 4-5 साल उनके ही गाने रिपीट कर करके गाए। फिर सोचा कि एक का एक गाना हर बार गाने से क्या होगा, हम कोई परेश भाई की वाहवाही करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम तो संगीत का काम करने के लिए करते हैं। तो अभी तक वो आधार रहा कि वो गाने मिले, हमने गाए। अब क्या, तो सोचा कि बाकी जो संगीतकार हैं अच्छे, बाय दैट टाइम पुरुषोत्तम भाई के बहुत प्रोग्राम में जाता था और पापा को पता ना चले इसलिए छुप छुप के जाता था और वहाँ घूस मार के जाता था, आधे घंटे के बाद मैं घुस जाऊंगा। पुरुषोत्तम भाई ने कई बार ये बात स्टेज से की है कि ये रवीन ऐसे करके आता था मेरा गाना सुनने। तो परेश भाई भी उनको ही गुरु मानते थे। अच्छा। क्योंकि पुरुषोत्तम भाई तो सबके ही बाप है, तो बड़ा नाम है। हाँ, आप नहीं मानेंगे, शेखर सेन जैसे लोग पुरुषोत्तम भाई के पास गाना गाने आते हैं। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले शेखर जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि पुरुषोत्तम भाई गए तो हमारा तो आसरा ही चला गया। अरे। साधना सरगम,
ये सभी लोग पुरुषोत्तम भाई के, क्योंकि वो मुंबई के सर्कल में थे और काफ़ी काम करते थे। इवन मेहदी हसन साहब के साथ उनके ताल्लुक़ थे। नज़ाकत अली, सलामत अली के साथ वो हारमोनियम बजाते थे। कई चीज़ें, उनकी क्या प्रशस्ति मैं करूँ, कुछ ज़्यादा ही बोलूँगा। तो फिर पुरुषोत्तम भाई के गाने सुनते रहा। उनके भी गाने कुछ नया गाया तो मुझे ज़बानी हो गया, मैं वही गाता था फिर कॉलेज में ये सब करके। तो उनके गाने लिए वो परेश स्मृति में चालू किया करना, गौरांग भाई के लिए, अविनाश भाई के लिए। तब तक के छोटा टेप रिकॉर्डर में एक शुक्रवारी में से लेके आया था। और इंजीनियरिंग काम में आया तो जो खोल के जो कुछ पार्ट नहीं है वो डाल के कुछ ना कुछ करके उसको चालू कर। हाँ, कैसेट भी शुक्रवारी में से ले ली, क्योंकि नई कैसेट लाने के पैसे नहीं थे इतने। गरीबी नहीं थी, लेकिन इतने आजकल के जो कॉलेज के लड़के जैसे ही खर्चा करते हैं ऐसा खामखा खर्चा नहीं करते थे। पहले ही साल से हमने तय किया कि इस कार्यक्रम में हम टिकट नहीं रखेंगे। अच्छा। आज तक लास्ट ईयर हमने परेश स्मृति 43 की, अभी तक हमने टिकट नहीं रखी और पूरा खर्चा उसका मैं खुद ही करता हूँ। आज भी मैं परेश स्मृति में खाली एंड में एक गाना कार्यक्रम का अंत हो उसके लिए गाता हूँ, वरना मैं नहीं गाता। तो इसमें कौन सिंगर गाते हैं फिर? कोरस में सबको गवाता हूँ, 80 लोग साथ में गाते हैं, 70-80 लोग। अच्छा, मेन सिंगर कौन होता है? कोई नहीं, सभी मेन। मेरे साथ जो गाते हैं उनको पता चले कि बड़ौदा के बाहर कैसे कैसे कलाकार हैं, तो ये चालू किया कि एक कलाकार को बाहर गांव से बुलाएं। अच्छा। 4 गाने वो गाएगा, 3-4 गाने हम लोग कोरस में करते थे। फिर सोचा कि बड़ौदा में जो एमेटर हैं जो गाएंगे ऐसा हमें लगता है, अच्छा गाते हैं या नेचुरली गाते हैं जी, या सीख के गाते हैं म्यूजिक कॉलेज में वगैरह, तो उनको भी इसमें प्रोजेक्ट किया जाए जी। क्योंकि मुझे तो गाना नहीं था, वो तय था, तो मुझे किसी और को ही बुलाना पड़ेगा। तो वो एमेटर के पास 2 गाने गवाते थे। फिर ये हुआ कि अच्छे अच्छे कंपोजर के गाने किए, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन करने लगा। तो फिर मेरे कंपोजिशन भी तैयार करा के गाने लग गए हम लोग। तो इस तरह से ये पूरा एक माहौल बना और परेश भाई इसलिए उसकी नींव में है। परेश भाई की तो बात हुई, लेकिन इस पूरे सफ़र में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी किसी ख़ास इंसान या किसी रिश्ते ने आपके संगीत को नया रंग दिया? नया रंग नहीं, लेकिन उसको काफ़ी प्रॉपरली कलर किया, पुरुषोत्तम उपाध्याय। दूसरा ये कि लोग अक्सर कलाकार को या तो बहुत ग्लैमरस समझते हैं या इमोशनल। आपका अनुभव क्या कहता है, कलाकार असल में कैसा होता है? एक पहले तो नाट्य होते थे, जैसे भवाई होती थी, उसी तरह यूपी में भी कहीं ऐसे नौटंकी होती थी या रामलीला होती थी। तो क्योंकि वही मनोरंजन का एक साधन था और वही जरिया था लोगों को बात सिखाने का या कोई अच्छी बात उन तक ले जाने का या कोई सोशल चीज़ों के प्रति उनको जागरूक करने का, लोग इकट्ठा हों और ये तमाशा हो। हाँ। तो ऐसे एक राजा भर्तृहरि का वेश, यानी राजा भर्तृहरि तो हो गए, तो उनकी स्टोरी पे से एक नाटक बना था गुजरात में। तो उसमें एक कलाकार राजा भर्तृहरि बना था। अच्छा। एक जो नाट्य कलाकार, और उस टाइम पे नाटक के जो पात्र थे वो गाते भी थे। जिसी पर से नाट्य संगीत आया, जिस पर से तमाशा में गाते थे। और आपको याद होगा राजू बारोट जो उनका निधन हो गया, वो मेरे मित्र थे। वो लोग भी तर्जे थिएटर करके एक कार्यक्रम करते थे, अभी भी उनका ग्रुप करता है जी। तो तर्जे थिएटर यानी थिएटर की तर्ज। तो जो गाने गाए जाते थे वो गाने जो एक्चुअली गुजराती सुगम संगीत है और फिल्म संगीत है, वो खरेखर सचमुच में इस पर से आया है। अच्छा। क्योंकि जब फिल्म भी नहीं थी या फिल्म के गाने भी आप अगर देखें तो उसी रामलीला से, तमाशा से आए हैं। इसीलिए आप अगर इनको देखें, अपने जनक जनक पायल बाजे की इनका था वी शांताराम के पिक्चर में देखना कितने गाने हैं और ज़्यादा म्यूजिकल होता था वो। ये पूरा सुगम संगीत का
पूरा एक प्रकार है, वो मुझे लगता है कि वो नाट्य संगीत फिर फिल्म संगीत जो उसके ऊपर था उससे आया। तो भर्तृहरि वो राजा बना था। अब वो नाटक अलग अलग जगह पे करते थे, तो इतना अच्छा उसने रोल किया, तो वो जो राजा बैठा था देखने वो इतना खुश हो गया, तो उसने अपनी माला निकाल के ऐसे स्टेज पे डाली। वो जो नट था उसने वो नहीं उठाई, तो ये तो गुस्ताखी हुई, राजा का अपमान हुआ। बिल्कुल। तो राजा गुस्सा हो गया कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम ये मेरा अपमान करते हो। और लोगों की नजर में भी वो खराबी था, क्योंकि वो एक सिलसिला ऐसा ही उस था जमाने में, हाँ उस जमाने में कि राजा ने, उस जमाने का आज के जमाने में भी ऐसा ही है। हाँ, आज मतलब हाँ, राजा का नहीं माना, अभी तो तुरंत उठा लेते हैं। हाँ, उस जमाने में लेकिन आज भी राजा का नहीं माना तो राजा को नहीं अच्छा लगता। समझ गया मैं। वो राजा प्रदेश के भी होते हैं, हाँ, देश के भी होते हैं, सब जगह क्या ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो राजा ने गुस्से होके वो प्रधान या कोई जा सिपाही उसको बोला चलो पकड़ के उसको ले आओ मेरे पास, दरबार में लेके उसको सजा सुनाएंगे। तो बोले कि कल तुमने ये गुस्ताखी की है, उसकी सजा मिलेगी। अच्छा। लेकिन उस टाइम के राजा राजा थे, तुम्हें कुछ कहना है सफाई में? उसने बोला कि राजा ये गुस्ताखी मेरे से हो गई है, मैं जानता हूं कि ये खराब हुआ, आपका अपमान हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आप कहें वो सजा भुगतने को तैयार हूं। अच्छा। लेकिन मैंने ये क्यों किया वो मैं आपको बताऊं। जब मैं स्टेज पे था तब मैं राजा भर्तृहरि था। आप भर्तृहरि से बड़े हैं और राजा मान गया। राजा ने बोले कि क्या बात है, उसकी सजा तो माफ कर दी, हार भी दिया, ऊपर से इनाम दिया। ये सोच मुझे बताने के लिए कि जब मैं कलाकार हूं, नट हूं, एक कैरेक्टर हूं, तो मैं राजा भर्तृहरि हूं। अब तुम्हारा डाला हुआ हार राजा भर्तृहरि थोड़ी उठाएगा। वेरी ट्रू। कलाकार जो होता है हाँ। वो कैरेक्टर को जीता है। जब तक वो कैरेक्टराइजेशन नहीं होता, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो नाट्य हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नृत्य हो जी, तब तक वो कलाकार तुम्हें कलाकार नहीं लगेगा, वो पपेट लगेगा। हाँ, वेरी ट्रू। अगर उठा लेते तो पपेट होते। तो कला में जान डालनी है। इवन रसोई में, रसोई बनाने वाले जान डालेंगे तभी अच्छी रसोई होती है, वो भी कला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप किसी युवा को सिखाते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं भी सभी को सिखाता हूँ, तो उनको सिर्फ सुर सिखाते हैं या जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं? अब इसके लिए तो आपको उन लोगों को भी ये पॉडकास्ट में बुलाना पड़ेगा। ये श्योर बुलाएंगे। क्योंकि मैं कहूँगा तो उसमें थोड़ी आत्मश्लाघा होगी कि मैं खुद की ही तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन कुछ तो बताइए आप। हाँ, मैं उनको हमेशा ही परेश स्मृति में भी इतने सालों से मैं बचा था, तो उनको मैं ये सैटेलाइट सिस्टम कैसे काम करती है, PSLV का मीनिंग क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसका पूरा और उसका मीनिंग क्या होता है। मतलब आप संगीत सिखाते हैं कि इंजीनियरिंग सिखाते हैं उनको? मैं इंजीनियरिंग में जब सिखाता था तब 1 घंटे का तास होता था, मैं करीब आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट तक या रविन्द्रनाथ की बात करता था, या बिस्मिल्लाह खान की बात करता था, या जगजीत सिंह की, या लता जी की, या त्यागराज, या तुकाराम, या रहीम, या कुछ भी, प्रेमचंद। और अगर उस टाइम पे कुछ घटना हुई है तो उसके रेफरेंस में कहता था। अच्छा। और 2-3 मिनट ये हुई, बाद में दोबारा इंजीनियरिंग की बात की, तो मैंने पाया कि बच्चों को इतना रस उससे पैदा होता था कि कई बच्चे जो खुद ऐसा महसूस करते थे नाटक करने का, गाना, या जिनके घरों में भी था, वो लोग आके मुझे मिलते थे कि सर हमको ये करना है, क्या करेंगे। अच्छा। आप नहीं मानेंगे, मेरे डिपार्टमेंट की सेंड ऑफ पार्टी जो हम रखते थे, फाइनल ईयर के लड़के जाते हैं, तो हर बार तो पिक्चर के गाने वगैरह गाते थे, तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें कही थी, खुद
नाटक उनके पास लिखवाता था, उन्हीं को बोलता था कि आप करो। शॉर्ट फिल्म्स बताता था मैं उसको। अच्छा। हाँ, जब मेरे पास गाना गाने आते हैं तो उनको भी बीच में जहाँ, क्योंकि जब प्राणायाम की बात करते हैं, ब्रीदिंग की बात करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए उसकी बात करते हैं, गाने में एनर्जी की बात करते हैं, तो वो सब साइंस आता है। तो आहार विहार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या करने से गला अच्छा बनता है, क्या करने से गाना ज़्यादा पावरफुल होता है, और बड़े बड़े गायक क्या करते हैं, ये सब चीज़ें भी उसमें मैं सम्मिलित करता हूँ। गाने में जब छोटी जगह मिलती है, जैसे तू जो मेरे सुर में सुर, तो ये कितने छोटे टाइम में मैंने कर लिया, तो उस टाइम पे अगर हवा कम गई तो आगे की लाइन में बराबर नहीं गा पाऊंगा। यानी कहाँ रुकना है, कहाँ शुरू करना है, कितनी हवा लेनी है और कितनी हवा चाहिए होगी, उसके हिसाब से जब लेनी है तब वो ध्यान में रखा जाए। जब सुर और ताल का ध्यान तो रखना ही है, उसके साथ ये सब बातें ध्यान रखनी है, उच्चार ध्यान रखना है, भाव ध्यान रखना है। तो कितनी साइमल्टेनियस चीज़ें इस कंप्यूटर को काम करना पड़ता है, वो मैं सिखाता हूँ। जब गाते हैं तब मैंने बोला उस हिसाब से सुर बराबर लगा कि नहीं वो ध्यान रखना पड़ता है, ताल गया कि नहीं ध्यान रखना पड़ता है, उच्चार बराबर हुए कि नहीं, भाव बराबर हुए कि नहीं, वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ कि नहीं, तुम्हारा जो हाव भाव है, देखाव कैसा है, वो तबले वाले को तुमको सिग्नेचर देनी है, वो हारमोनियम वाले को बोलो तुम कम करो, वो माइक वाले को बोलो को मुझे थोड़ा इको दो। ये सभी चीज़ उस टाइम पे ये कंप्यूटर करता है। राइट। ये अक्सर लोगों के दिमाग से बाहर जाती है। और लोग, मैं हर रोज़ हल्दी वाला दूध पीता हूँ, हर रोज़ ये जेठी मत खाता हूँ, तो मेरा कितने महीने में मैं गाऊंगा, तो ये जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता। ओके, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। अभी वो 25 और 75% वाली बात है, उसमें एक विशेषता है कि ये 75% हों, लेकिन ये 25 ना हो तो ये कुछ नहीं करेगा। मतलब वो तो टूल है, ये टूल है और ये इसकी जान है। हाँ? उसी तरह तुम्हारा गला इतना अच्छा हो, तुम प्राणायाम करते हो, तुम हवा लेके 2 मिनट तक उच्छ्वास नहीं करते, लेकिन ये ही नहीं चलेगा तो ताल टूट जाएगा, सुर चले जाएंगे, उच्चार गलत हो जाएंगे, कितना लोचा हो जाएगा। यानी ये 25 तभी काम करेगा जब 75 काम करते हैं, और वो 75 हो फिर भी वो 25 के बगैर नहीं कर सकेगा। विक्रम एक बात बहुत कहता था जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग कला के मजदूर होते हैं। क्या बात है, सही बात है। कलाकार कोई कोई होता है। आप देखें कितने लोग जो एग्री करता हूं, हाँ, कला की समझ ना हो फिर भी कला कर सकते हैं। वो कला करने की समझ है लेकिन कलाकारी नहीं है। कोई तबला बजाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलाकार है, वो कलाकार के ढंग का तबला बजावे। अल्लाह रखा खां साहब जैसा, किशन महाराज जैसा, कहीं कितने नाम लो, विक्रम भी उसमें है। तो कला के मजदूर और कलाकार ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर आज आप अपने 20 साल वाले खुद से मिले तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वेल डन रविन। तो अच्छा, चलिए, वो अभी तक हुआ, एक संगीतकार सामने बैठे हैं, अब मेरी एक जिद है कि अब जाते जाते एक गाना सुनाइए। वो परेश भाई का एक गाना सुना, हाँ, जो सबसे पहला गाना मैं बार बार गाता था जी। और परेश स्मृति जब की तब भी वही गाना मैंने पहली बार वो गाया था जी। जानी बुझी ने अमे अड़गा चाल्याने छता पालव अड्यानो मने वहम छे। जी। यानी जानबूझ के दूर चल रहे हैं लेकिन लगता है कि तुम्हारा पल्लू छू गया, तो फिर वो भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि प्रेम उतना होता है तभी झगड़ा होता है। वेरी ट्रू। हाँ, तो बहन जी ने भी गाया, सांवरे ओ सांवरे सफाड़ा तमे चौंकी उठ्या ने पछी ठीक थई पूछूं के केम छे।
કેમ છે જાણી બૂજીને અમે અળગા ચાલ્યા ને છતાં પાલવ અડાનો મને વહેમ છે. સાવરે સફાળા તમે ચોંકી ઉઠ્યા ને પછી ઠીક થઈ પૂછ્યું કે કેમ છે. એક અંતરા સુનાતા હું. આટલા બોલા પછી આવો સવાલ કરો, કેમ કરી ઉતરવું પાનું. पानो यानी पगथियू, यानी नेक्स्ट स्टेप कैसे जाना है. अभी इतना बोले कर दिए फिर पूछते हो. आटला बोला પછી આવો સવાલ કરો, કેમ કરી ઉતરવું પાનું. और મૂંગા રહીએ તો તમે કારણ માનો, હોઠ ખોલીએ તો બોલવાનું ભાનું. મૂંગા રહીએ તો તમે કારણ માનો, હોઠ ખોલીએ તો બોલવાનું ભાનું. હું તો બોલીશ છતાં માનશો તમે, હું તો બોલીશ છતાં માનશો તમે કે હજી આપણી વચાળે જરી પ્રેમ છે હો જાણી. सब कुछ कोई करेगा ऐसा नहीं करके चलो हम करते हैं. बहुत अच्छा. आओ फिर से दिया जलाएं. बिल्कुल. अटल जी की ये कविता है. तो मिर्जा गालिब का ये गजल है, थोड़ी मैं गा के जी प्लीज पूरा करूँगा. हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले. और उसका जो आखिरी शेर है क्या काबिल-ए-दाद है. खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. वाह वाह, बहुत खूबसूरत. धन्यवाद. बहुत अच्छा. आपने बहुत मुझे बुलाया और ये बातें करने का मौका दिया. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बुलावे पे स्टूडियो में आए. थैंक यू सो मच सब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये थे रवीन नायक जो अपनी बातें सुना रहे थे. आप जो देख रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की. बहुत सारी बातें की रवीन जी से हमने, और उनका बहुत ढंग से नपे तुले और अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया. और आज इस कार्यक्रम में मुझे भी बहुत सी चीज़ें नई जानकारी मिली, क्योंकि जब एक टीचर, एक प्रोफेसर से आपकी मुलाकात होती है तो जानकारियाँ आपको अपने आप मिलती हैं. आज के लिए इतना ही. फिर दोबारा मिलूँगा आपसे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड. नमस्कार.